गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, इस वीडियो में समास के बारे में समझाया जाएगा। समास यानी इसका शाब्दिक अर्थ होगा संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त में लिखना। जब हम कई शब्दांशों को, पदों को एक साथ संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, एक साथ लिखते हैं, तो वह समास कहलाता है। यहां देखिए, शाब्दिक अर्थ है इसका संक्षिप्तीकरण। इसकी परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को। जब हम दो या दो से अधिक शब्दों का मेल करेंगे यानी उसे साथ लिखेंगे, तो उससे जो नए शब्द का निर्माण होता है, जो शब्द बनता है, उसे हम समास कहते हैं। समास विग्रह समास द्वारा जोड़े गए, जो हम समस्त पदों को जोड़ते हैं, है ना, उन पदों को वापस अलग अलग लिखना समास विग्रह कहलाता है। तो शब्दों को जोड़ना समास कहलाता है और शब्दों को अलग अलग लिखना, विस्तार से लिखना समास विग्रह कहलाता है। बच्चों, समास के 6 भेद हैं। पहला है अव्ययभाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा बहुव्रीहि और छठा द्वंद्व। तो ये समास के 6 भेद हैं। इन्हें हम संक्षिप्त में समझेंगे। बच्चों देखिए, पहला भेद अव्ययभाव। अव्यय यानी खर्च नहीं होना, अर्थात शब्द ऐसे के ऐसे लिखा जाना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना अव्यय कहलाता है। तो अव्ययभाव समास में पहला पद हमेशा अव्यय होता है, वह एज इट इज लिखा जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरा पद भी अव्यय होता है। तो अव्ययभाव समास का मतलब है जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अव्ययभाव समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होता है। इस समास में प्राय पहला पद अव्यय होता है। अधिकतर देखने में आता है कि पहला पद अव्यय होता है, पहले पद में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और कभी कभी ऐसा माना जाता है कि कभी कभी दूसरा पद भी अव्यय होता है। तो इस समास के अव्यय के रूप प्रयोग करने पर ही हमें पता चलता है। बच्चों, दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। दोनों पदों के बीच में कर्ता तथा संबोधन कारक के अतिरिक्त किसी अन्य कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप पाया जाता है, यानी लुप्त होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे वन गमन, अगर यदि हम इसका विग्रह करते हैं तो वन को गमन होगा। और जब हम इसे तत्पुरुष समास के उदाहरण में लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे? वन गमन, यानी इसमें को का लोप किया गया है, लुप्त है, छिपा हुआ है। इसी प्रकार दूसरा देखिए, भोजनालय, भोजन के लिए आलय, तो यहाँ पर के लिए का लोप किया गया है। भोजनालय शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। अब बच्चों, तीसरा भेद देखिए, कर्मधारय समास। जिस समास में प्रथम पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। लेकिन बच्चों, कभी कभी इस समास का दूसरा पद प्रधान होने के कारण इसे तत्पुरुष का भेद भी माना जाता है। एक उदाहरण देखेंगे हम, जैसे दुष्कर्म, दूषित है जो कर्म, सज्जन, सत है जो जन। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले पद में विशेषण शब्द का प्रयोग किया जा रहा है और दूसरा विशेष्य है। तो यहाँ पर जब किसी भी शब्द में पहला पद विशेषण हो और दूसरा विशेष्य हो तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। लेकिन कभी कभी इसका दूसरा पद प्रधान होने के कारण
इसे तत्पुरुष समास के उदाहरण के रूप में भी देखा जा सकता है। चौथा उदाहरण है द्विगु समास। बच्चों, द्विगु यानी जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। पहले पद में हमेशा संख्या दिखाई देगी हमें। जैसे देखिए चौराहा, यहाँ चार जहाँ राहें मिलती है, चार रास्ते जहाँ मिलते हैं उसे चौराहा कहते हैं। तो चार संख्यावाचक विशेषण है। त्रिफला, नवरत्न, पंचवटी, तो इन सभी शब्दों में आप देखेंगे कि पहला पद संख्यावाचक है तथा समूह या समाहार का बोध होता है। अब इसमें समूह का बोध हो रहा है। जैसे चार राहें, त्रिफला यानी 3 फलों को मिलाकर बनाई गई औषधि, नवरत्न यानी 9 रत्न, पंचवटी यानी 5 वटों का समूह। तो इस प्रकार हम देखेंगे जहाँ समूह के बारे में बात की जाती है और पहला पद इसका संख्यावाचक विशेषण के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। अब देखिए बच्चों, पांचवा है बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है, जिस समास के दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, जबकि हम देखते हैं इन दोनों पदों से अलग ही कोई विशेष अर्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे हम लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। अब लंबोदर शब्द से हम अन्य शब्द क्या जानेंगे, विशेष शब्द क्या जानेंगे, ये गणेश जी के लिए प्रयुक्त किया गया है। दशानन, 10 है आनंद जिसके, यानी 10 सिर वाला। तो हम दशानन सुनते ही हम रावण की कल्पना करने लगते हैं। तो इस प्रकार इसके दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, किसी अन्य पद की, अन्य विशेषण की कल्पना की जाती है, किसी अन्य तीसरे ही पद की कल्पना की जाती है, वहां पर बहुव्रीहि समास कहलाता है। अब देखिए लास्ट है इसका द्वंद्व समास। द्वंद्व का एक मतलब होता है लड़ाई, विपरीत, विलोम। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जब दो शब्दों के बीच में एक तो हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, दूसरा दोनों शब्द विपरीत अर्थ देते हैं। जैसे दिन रात, दिन का विलोम हो गया रात और इसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा और इसमें और, या ऐसे शब्दों का लोप रहता है, लोप हो जाता है। उन्हें हम लिखते नहीं हैं, दिन और रात नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, दिन रात एक साथ लिखते हैं, बस बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राजा रंक, सुख दुख, आना जाना, आशा निराशा। तो आप देखिए सभी शब्दों में दोनों विपरीत शब्द, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द होंगे, है ना। तो ऐसे शब्दों को हम द्वंद्व समास के उदाहरण के रूप में देखते हैं। तो द्वंद्व का मतलब है जोड़ा, जहाँ दो पदों के बीच और, या तथा शब्द का लोप रहता है और दोनों पद प्रधान होते हैं, वहाँ द्वंद्व समास होता है। माता पिता, है ना, तो माता और पिता, और का लोप है इसमें, माता पिता, बस हम डैश लगा देते हैं। तो इस प्रकार ये द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे।